हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो सभी छात्र 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बस अच्छे से रहिए, शांत रहिए, कूल रहिए और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को सॉल्व कीजिए। और जो 2026 या 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं अपनी इस क्लास को रिकंटिन्यू कर रहा हूं। और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक नीति। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चर्चा की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक नीति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने द्वैध शासन प्रणाली और सहायक संधि प्रणाली या विलय की नीति की हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे प्रशासन के बारे में। प्रशासन का मतलब यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत पर कब्जा करने के बाद अपनी सत्ता की स्थापना की, यानी कि पूरा राजनीतिक व्यवस्था उनके हाथ में आ गई। तो यहाँ के क्षेत्रों को संचालित करने के लिए उन्हें एक अच्छे प्रशासन नीति की आवश्यकता थी, जिनमें आप अच्छे से जानते हैं कि न्यायपालिका हो, ठीक है ना, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था हो जिनमें ICS अधिकारी वगैरह हो, सिविल सेवा या पुलिस सेवा हो, या फिर आपका संवैधानिक गतिविधियां हो जो कानून व्यवस्था हो। उसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने तो किया ही किया, साथ के साथ ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और व्यवस्थित तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके इससे पोर्शन से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ना छूटे। और इस साल के लिए जो लोग देख रहे हैं तो देख ही सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेरा पर्पस था इस क्लास को 2026 के लिए टारगेट करने का, जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते जाएं और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेट सफलता ही एकमात्र लक्ष्य है, उससे कम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ-IAS ने आप लोगों के 2026 के लिए अपना मई मॉर्निंग बैच लॉन्च कर दिया है 21 तारीख से, जिसमें अभी आप लोगों के एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। सुबह 8 बजे से, और इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से ये जो बैच है 31,999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी है, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, प्री की क्लास हो या आपकी मेंस की सेपरेट क्लासेस हो, वो सब आपके लिए कंप्लीट है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी है, उसके लिए भी अलग से को पे नहीं करना। 18 किताबों का बेहतरीन सेट भी है, जिससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, कंप्लीट मटेरियल, ठीक है ना। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के सब कुछ है। इवन प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। मंथली टेस्ट टॉपर को 11,000 रुपए का प्राइज मनी भी है, और प्री क्वालिफाई करने पर उसकी फीस वापसी का कंसेप्ट भी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है। और लेकिन हाँ, कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसमें सभी रेगुलर क्लासेस के मटेरियल, PDF और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी अपने आप को अपडेट कर सकते हो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक नीति। और प्रशासनिक नीति में 4 चीजें हैं। जब ब्रिटिश कंपनी ने भारत के राजनीतिक नियंत्रण को कर लिया तो उसके बाद शासन प्रशासन के लिए न्यायपालिका, जिससे कि यहाँ की न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सिविल सेवा, पुलिस सेवा और स्थानीय प्रशासन संबंधी गतिविधियों को उन्होंने यहाँ पर बढ़ावा दिया था। एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ डेवलप किया। अब कहोगे कि क्या इससे पहले कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्रिटिश शासन से आने से पहले भी यहां पर न्यायपालिका थी, यहां पर भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, यहां पर भी पुलिस सेवा हुआ करती थी। आपने प्राचीन समय में देखा होगा, इवन चाणक्य ने भी पुलिस प्रशासन की बात की है। स्थानीय प्रशासन शुरू से भारतीय विशेषता रही है, ऐसा नहीं है, चाहे ये वैदिक काल में रही हो, ग्रामीण व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था पूरी,
ठीक है ना। या चोलों के समय की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था तो सोचिए कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही थी दक्षिण भारत की, चोलों की, पल्लवों की, विजयनगर की, बेहतरीन। तो ऐसा नहीं है कि भारत में यह परंपरा नहीं थी, लेकिन भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार थी। जैसे उस समय के शासक थे, जैसे उस समय की उनकी परंपराएं थी, जैसे उनके अपने सिद्धांत थे, विचार थे, उसी तरीके से उन्होंने अपने समय में प्रशासनिक नीतियों को बनाया था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने आने के बाद आधुनिक मूल्यों से पर आधारित अपनी प्रशासनिक नीतियां लागू की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी समानता के आधार पर सबके लिए एक जैसी प्रशासनिक नीति का निर्माण करना, सबके लिए एक जैसा शासन प्रशासन। जबकि इससे पहले जो शासन प्रशासन था वो सबके लिए समान नहीं था, और ये आधुनिक मूल्य के अनुसार है। आधुनिक मूल्य क्या हो कहते हैं? आधुनिक मूल्य कहते हैं कि भाई कानून के समक्ष शासन प्रशासन के सब बराबर है, नोबडी अबव द लॉ। ठीक है ना। तो ये इसकी शुरुआत यहां पर की है। तो इसमें हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें रही, और एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यायपालिका के बारे में। देखिए, भारत पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, लेकिन इस द्वैध शासन में आपको पता है कि कंपनी ने केवल राजस्व या दीवानी के मुद्दे पर ही अपने आप को सीमित रखा, राजस्व नीति अपनाई, सिर्फ उस पर ही उसी का अधिकार उन्होंने लिया था। जबकि प्रशासन का, जिसे हम निजामत कहते हैं, वो कंसेप्ट रहा था, वो गया था नवाब के पास। तो प्रशासन से लेकर के सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास थी? नवाब के पास थी, और कंपनी के पास राजस्व व्यवस्था की बात थी। इसीलिए 1765 से पहले और 1765 से लेकर के 1772 तक, ध्यान रखना, 1772 तक, जब तक कि द्वैध शासन चलता रहा, यहां पर पुरानी न्याय प्रणाली चलती रही ही चली। क्लाइव ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि भाई प्रशासन का अधिकार नवाब का था। शासन प्रशासन से लेकर के कंपनी उस मामले में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्लाइव का पूरा सिद्धांत था कि भाई हम इनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना राजस्व संग्रह करना है, और उस पैसे से भारत से सामान खरीदना है, वस्तुएं खरीदनी है, और खरीद करके यूरोप लेके चला जाना है। ठीक है ना। 1772 में, ध्यान रखिएगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और यहीं से एक नई न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली की शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम बात करें तो दो चीजों के हैं। एक 1773 का सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में बनाया गया, और दूसरा था आपका कॉर्नवालिस का दीवानी और फौजदारी अदालतों की पूरी एक श्रृंखला का निर्माण। तो यहां से एक नई न्याय प्रणाली की शुरुआत होती है, और किस किस तरीके से होती है वो मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो 1772 से नई न्याय प्रणाली, यानी कि यहां पर आपका दीवानी और फौजदारी, और दीवानी और फौजदारी तो दोस्तों जानते होंगे ना। दीवानी यानी कि वित्त संबंधी, पैसे संबंधी जो विवाद होते हैं उसको लेकर के, फौजदारी लड़ाई झगड़े, आपराधिक मामले, ठीक है ना, के लिए प्रयास किए गए। अब वो प्रयास क्या क्या थे, मैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। इसको आप देखते चलेंगे तो यहां देख सकते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीवानी मामले, क्योंकि उनका वही मुख्य मुद्दा था, दीवानी न्याय। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, आराम से इसके नोट्स बना लेंगे बेटा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने 4 अदालतें बनाई, 4 अदालतें बनाई। कौन कौन सी? एक पहली बनाई आपकी कलकत्ता में, दूसरी मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता, दूसरी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, तीसरी ढाका, और चौथी आपकी बनाई थी आपकी पटना में, पटना में। और यहां पर कंसेप्ट यह था कि इनमें 1000 रुपए तक के जितने भी मामले हैं वो सुने जा सकते हैं। 1000 रुपए तक के मामलों की सुनवाई के मामले यहां सुने जा सकते थे, इनकी सुनवाई यहां हो सकती थी। नंबर 1 तो यह किया। दूसरा, इसके ऊपर था कलकत्ता में अदालत, जिसका गवर्नर जज हुआ करता था। तो पहले तो आपका यह हो गई सबसे नीचे। दूसरे स्तर पर कलकत्ता की अदालत, और इसका जज होता था गवर्नर, जज इसका गवर्नर होता था। और यहां पर जो सुनवाई हो सकती थी वो थी आपकी 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक के मामलों की सुनवाई। ये रहे दूसरा, ठीक है ना। और इसके ऊपर थी प्रिवी काउंसिल की परिषद, न्यायालय, प्रिवी काउंसिल। तीसरी प्रिवी काउंसिल, और प्रिवी काउंसिल होती थी इंग्लैंड में, ठीक है ना, वो यहां नहीं होती थी। और यहां पर 5000 रुपए से ऊपर के मामले सुने जाते थे, प्लस के मामले। तो इस तरीके से ये दीवानी न्यायालय की अवधारणा यहां पर आपकी विकसित हुई थी। ये रही। होपफुली कि आपको अदालत समझ में आ गई होगी। निचले स्तर पर ये 4 अदालतें, उसके ऊपर कलकत्ता की मुख्य अदालत, और उसके ऊपर जाना है तो इंग्लैंड चले जाइए। तो ये दीवानी के लिए हुआ। और इसके बाद आपके फौजदारी के लिए, उसको भी देख लीजिए भाई। फौजदारी का भी तो मामला देखना पड़ेगा भाई, लड़ाई झगड़े भी तो होंगे। फौजदारी न्याय, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए भी कहा गया कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय होगा। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला में एक फौजदारी न्यायालय होगा, ये रहा, ठीक है ना। और इसका न्यायालय का काम कौन देखेगा? बोले कि यहाँ के मौलवी और काजी वगैरह जो होते हैं वो देखेंगे, और उनके ऊपर जिला कलेक्टर उसकी देखभाल करेगा, सबसे ऊपर वो बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी सदर निजामत की अदालत, सदर निजामत की अदालत इसके ऊपर थी, ठीक है ना, सदर की। और यहां पर इसे दरोगा अदालत भी कहते हैं। और इसका जो जज होगा वो होगा मुख्य काजी, मुख्य काजी, या आपका जिसे हम कह सकते हैं मौलवी, प्लस 3 मौलवी होंगे, छोटे छोटे। और ऐसा नहीं है कि केवल ये इस्लामिक कानून पर काम करेंगे, नहीं, इनकी सहायता के लिए आपके हिंदू जो लोग हैं वो भी इनके साथ में काम करेंगे, वो भी काम करेंगे। तो वो हिंदू परंपरा के अनुसार इनको सारी चीज बताएंगे और उसी के अनुसार फैसला होगा, ठीक है ना। तो ये एक कानून व्यवस्था 1772 में बनाई गई, एक शुरुआत थी आधुनिक न्याय प्रणाली की। लेकिन ये बेसिकली स्टार्टिंग में थी केवल बंगाल के क्षेत्र के लिए। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो एक्ट जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, रेगुलेटिंग एक्ट। तभी तो कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब विनियमन अधिनियम,
यानी कंपनी की गतिविधियों पर विनियमन करना, ऐसा कानून। ठीक है ना। तो ये आपका बनाया गया और इसी के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कोर्ट बना कलकत्ता में। कौन बना? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट बना, अब यहां पर आपको नाम याद आता होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो सबको यह तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। नाम सुप्रीम क्यों रखा गया? हाई कोर्ट क्यों नहीं रखा, या उसका कलकत्ता कोर्ट क्यों नहीं रखा? सुप्रीम क्यों? वाई इट वॉज सुप्रीम? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि उससे पहले भी छोटी छोटी अदालतें भी थी। तो इससे पहले की जितनी भी फौजदारी अदालतें हैं या दीवानी अदालतें हैं, वो सब की सब इसके अधीन आ गई। यानी कि इसके अधीन क्या हो गई? सभी अदालतें, सभी पूर्व की अदालतें अधीन हो गई। इसीलिए उन सब के ऊपर बना यह सुप्रीम कोर्ट। कभी आपके दिमाग में आया हो तो अच्छी बात है, आंसर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं आया, आंसर भी नहीं मिला, तब फिर आपको आज पता चलेगा कि इसका नाम सुप्रीम कोर्ट क्यों रखा। और इस तरीके से यह व्यवस्था 1773 से लेकर के 93 तक ऐसे ही चलती रही, इसी के तहत। और इसी सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज बनाए गए थे, चीफ मुख्य न्यायाधीश, वो थे आपके एलिजा इम्पे। वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्पे। और उनके साथ में 2-3 जज और भी थे, 3 जज वो भी थे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती रही। और यह व्यवस्था कब से चलती रही? 1793 तक चलती रही। ठीक है एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया किस तरीके? और इसके बाद फिर एक बड़ा परिवर्तन हुआ 1793 में। परिवर्तन, कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। कोड लागू किया गया, कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने नाम से कुछ न्याय व्यवस्था बनाई, कई सारे बड़े सुधार किए, और उन सारी चीजों को एक लिस्ट में तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया कोड, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है ना। नियम संहिता। और इस कॉर्नवालिस कोड में न्यायिक सुधार भी किए गए, शासन प्रशासन से लेकर के सभी प्रकार के सुधार थे, इसमें न्यायिक सुधार भी किए गए। ठीक है ना। और इसके लिए उसने पहला काम क्या किया? इसके तहत नंबर 1, दीवानी न्यायालयों की एक श्रृंखला बनाई। दीवानी न्यायालयों की एक श्रृंखला, एक चेन बनाई, पूरी की पूरी। जुडिशियल, आपके जितने भी आपके देखा जाए तो दीवानी कोर्ट हैं, ठीक है ना, उनको रेवेन्यू कोर्ट कह सकते हैं। इनमें सबसे निचले स्तर पर बनाई गई, सबसे नीचे, ध्यान रखिएगा इसमें, सबसे नीचे बनाई गई आपकी मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ, जो 50 रुपए के केस देखेगा, मुंसिफ कोर्ट 50 रुपए के। ठीक है ना। उसके ऊपर बनाई गई नंबर 2 पर रजिस्ट्रार की कोर्ट। रजिस्ट्रार ये देखेगा 50 से लेकर के 200 रुपए तक के केस, 200 रुपए तक के। ठीक है ना। उसके ऊपर बनाई गई जिला अदालत, जो आपके 200 से लेकर के 500 रुपए तक के केस देखेगी। ये रहे जिला। उसके बाद आ गई आपकी चौथी, आपकी सबसे चौथी ऊपर पर, वो है प्रोविंशियल कोर्ट, प्रांतीय अदालत, जहां पर आपके 500 से लेकर के 1000 रुपए तक के केस देखे जाएंगे। ये अलग बना दी पूरी। और उसके बाद कलकत्ता सदर बनाई गई, 5वीं कलकत्ता सदर, जहां पर आपके 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक के केस देखे जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। और इनके ऊपर बनाई गई सबसे ऊपर वो थी आपकी लास्ट में
इंग्लैंड की, लंदन की किंग इन काउंसिल। सबसे ऊपर है आपकी किंग इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल लंदन। और यहां पर केस सुने जाएंगे 5,000 रुपए से ऊपर के, प्लस के केस। तो एक पूरी की पूरी ये सीरीज यहां पर बना दी गई। होपफुली कि आप लोगों को याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक तो ये। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें तो देख सकते हैं दूसरी आपकी फौजदारी अदालत के लिए क्या किया गया, फौजदारी न्यायालय के लिए। इसके अंतर्गत देखिएगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो मैं बना रहा हूं, अगर आप इसके नोट साथ के साथ बनाते चलेंगे तो आपको 10 किताबों के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पर कंपाइल करके आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिल जा रही हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए, सर्किट कोर्ट का निर्माण किया गया, 4 सर्किट कोर्ट का, जिनमें प्रत्येक में 4 जज रहने थे, और जो मुख्य जज होगा वो सब यूरोपीय होंगे, ठीक है ना। 4 सर्किट कोर्ट, और इन्हें 1835 में विलियम बेंटिक ने खत्म किया। बेंटिक ने समाप्त किया, यानी कि अभी से लेकर के 1793 से लेकर के आपके चलते रहे 1835 तक, लगभग 37-38 साल तक ये चलते रहे। तो इस तरीके से सर्किट कोर्ट बनाए गए जो आपके फौजदारी न्यायालय के लिए काम करते थे कुल मिलाकर के, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा 1835 में 1835 में इसी अधिनियम के तहत सर्किट कोर्ट खत्म किए गए। पहला विधि आयोग का गठन किया गया, प्रथम विधि आयोग बनाया गया, और इस आयोग का सदस्य जो बना था, जो पहला सदस्य था वो था मैकॉले। पहला विधि सदस्य बना था मैकॉले, प्रथम विधि सदस्य कहते हैं इसको। और 1853 में द्वितीय विधि आयोग बनाया गया, ये रहा द्वितीय विधि आयोग बनाया गया, और इसी में सीआरपीसी और सीपीसी दोनों कानून बनाए गए। सीआरपीसी और सीपीसी कानून बनाए गए, बनाए प्रॉपर तरीके से। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो एक क्रिमिनल के लिए यानी कि फौजदारी के लिए, और नीचे वाला सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के लिए, ठीक है ना। और इसी समय ध्यान रखिएगा, इसी 1800 में, इसी समय ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर दिया गया इसी समय 1853 के समय में, ठीक है ना। सदर अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों सब समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। और 1853 में ही, इसी समय 1853 में ही 3 हाई कोर्ट बनाए गए, बनाए 3 हाई कोर्ट बनाए थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। आपके कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये आपके बना दिए गए 3 हाई कोर्ट। बाद में तो फिर इनकी एक लंबी श्रृंखला बनी। 1876 में आगरा हाई कोर्ट बना, 1866 में आगरा हाई कोर्ट बना, ठीक है ना, जो यूपी का था। बाद में इसको फिर इलाहाबाद ले गए। 1875 में इसी को कहां ले गए, इलाहाबाद, इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 1916 का पटना है, सारी चीजें हैं, ठीक। और सबसे लास्ट में 1935 में, 1935 के अधिनियम के माध्यम से कि
अधिनियम से कलकत्ता में फेडरल कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? फेडरल कोर्ट बनाया। और बाद में यही दिल्ली में स्थानांतरित हुआ। स्थानांतरित और नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही बन गया आपका। कलकत्ता में कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हो गया, तो बन गया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया आपका किस चीज का? जुडिशरी का। तो सुप्रीम कोर्ट के बनने तक मैंने आपको सारी डिस्कशन, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे लगता है कि शायद जुडिशरी को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट हैं, जो भी चीजें रही होंगी, एक जगह कंपाइलेशन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करें तो सिविल सेवा के बारे में, ठीक है ना। सिविल सेवा के संदर्भ में एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भारत में इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है कॉर्नवालिस। सिविल सेवा यानी कि जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यही होती थी इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। तो आज भी अगर आपसे पूछा जाए तो तैयारी किसी करते हो? आईसीएस की। और लेकिन लोग बोलते क्या है? आईएएस और पीसीएस। आईसीएस पीसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। पीसीएस का मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, आईसीएस पीसीएस। लेकिन लोग अब शॉर्ट में आईएएस और पीसीएस कहने लगे, जबकि आईएएस तो आईसीएस के अंतर्गत एक छोटा सा एक उसका सेगमेंट है, उसकी एक पोस्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, ठीक है ना, जनक कहा जाता है। और ये सब उसने कब किया? 1793 में कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से, वालिस कोड के द्वारा क्या किया? आईसीएस का गठन किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया, ठीक है ना, ये सही। और इसके लिए बाद में जाकर के ध्यान दीजिएगा, बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसने क्यों बनाया था? इसने बनाया था कि प्रत्येक जिला में एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, जिसे जिला कलेक्टर कहेंगे, जिसका उद्देश्य होगा जिले के स्तर पर जितना भी राजस्व गतिविधियां होती हैं उनकी देखभाल करना, सारा राजस्व का संग्रह करना, उनकी देखभाल करना, उसका हिसाब किताब रखना। इसलिए उसको कलेक्टर कहा जाता था और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। इसी के लिए उन्होंने ये सब किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया था? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, आईसीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कि भाई उनको यहाँ की भाषा, यहाँ के सिस्टम, सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना। और ये कॉलेज जो है सन 1800 से लेकर के 1805 तक चला। सन 1800 से लेकर के 1805 तक चला और 5 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और 5 से लेकर के 1809 तक हार्वर्ड कॉलेज में चला। 1805 से लेकर के 9 तक हार्वर्ड कॉलेज में चला, कॉलेज लंदन में, वहां पर चला ट्रेनिंग का, हार्वर्ड कॉलेज इंग्लैंड। और उसके बाद 1809 के बाद ये चला आपका हैलीवरी कॉलेज लंदन में, वहां पर ये चलता रहा। इस तरीके से आपके आईसीएस अधिकारियों की ये सारी चीजें आपने देखी। अब इसमें किस समय इनका क्या क्या चीजें होती थी वो हम देख लेते हैं। इनकी
एज को लेकर के समय समय पर इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, और वो है इनकी गतिविधियां, आईसीएस की गतिविधियां। इसको क्रम से नोट कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए 1853 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई, वो भी इंग्लैंड में। 1853 आईसीएस परीक्षा शुरू इंग्लैंड में, वो भी कहां होगी? इंग्लैंड में, यहां नहीं। अब जिस किसी को भी देना हो तो वहां देख सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भारतीय भी इसमें शामिल होने के लिए सोचने लगे, क्या हम भी हो सकते हैं क्या? लेकिन 1858 के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आया, और चेंज ये आया कि इसमें आईसीएस की परीक्षा के लिए जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज 23 वर्ष कर दी गई, 23 वर्ष, और वो भी एग्जाम वहीं पर देंगे। 1859 में इसकी जो एज है वो 22 साल कर दी गई और घटा दी गई, जिससे कि भारतीय लोग शामिल ना हो सके। 66 में 21 वर्ष कर दी गई, 1866 में 21 वर्ष और कम कर दी गई, जबकि भारतीय लोग सेलेक्ट होने लगे। और इससे भी ज्यादा जब आई, जब आपके 1877 में आपके मात्र एज कर दी गई थी 19 वर्ष, ये मैक्सिमम थी। और अभी हमारे यहां जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल एज है। अब आप खुद सोचिए, 32 में भी सोचते हैं कि एक आध दो अटेम्प्ट और मिल जाए, और उस समय सोचिएगा भारतीय लोग भी इसमें एग्जाम में क्वालिफाई होने लगे थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसी समय 1877 में ही, इसी समय प्रथम सिविल सेवा सुधार आयोग बनाया गया, सेवा सुधार आयोग का गठन किया गया, गठित हुआ प्रथम सिविल सेवा सुधार आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का नाम था दोस्तों, वो है एचिसन कमीशन, एचिसन कमीशन, एचिसन आयोग, ठीक है ना एवरीबॉडी। तो इस तरीके से आप देखेंगे एचिसन कमीशन, और इसी ने सिफारिश की थी, सिफारिश की किसकी? प्रांतीय सिविल सेवा के लिए, प्रांतीय सिविल सेवा के लिए, यानी कि पीसीएस के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, वही प्रांतों के लिए भी एक सिविल सेवा होनी चाहिए, तब जाकर कुछ होगा। और इसके बाद 1893 में क्या हुआ, इसको नोट कर लेना। 1893 पहली बार भारत व इंग्लैंड में, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा हुई, जिसकी डिमांड भारतीय लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। तो भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा सिविल सेवा के लिए कब हुई थी? 1893 में। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करें तो दूसरा देखेंगे, तो दूसरा आयोग द्वितीय प्रशासनिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1912 में, 12 में, ठीक है ना। और आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसको कहते हैं इस्लिंगटन आयोग, इस्लिंगटन आयोग, ये रहा इस्लिंगटन आयोग। इन्होंने भी कुछ सुधार करने की बात की। उसके बाद तीसरा बना 1923 में, तृतीय आयोग 1923 में, और इसका नाम था ली आयोग,
तो एचिसन, इस्लिंगटन और ली आयोग। और इसी ने सिफारिश की थी कि भारत में यूपीएससी का गठन किया जाए। इसी ने सिफारिश की किसकी? यूपीएससी के गठन की, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्थायी आयोग बना दिया जाए। जब समाज अलग अलग समय पर आपके आयोग बनाने से बेहतर है कि एक परमानेंट बना दिया जाए जो यही काम करेगा। और तब जाकर के आपके 1925 में इसका गठन हुआ। 1925 में इसका गठन हुआ। कुल मिलाकर के ये है आपका सिविल सेवा को लेकर के कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करें तो पुलिस सेवा के बारे में, यहीं पर छोटा सा हम एक टॉपिक लिख सकते हैं पुलिस सेवा को लेकर के। पुलिस सेवा, और पुलिस सेवा में आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस का प्रारंभ किया कॉर्नवालिस ने 1793 में। आईपीएस जिला के स्तर पर पुलिस के लिए एक पुलिस सर्विस होगा और एक थाना होगा 400 किलोमीटर की रेंज में, और सबसे ऊपर होगा सुपरिंटेंडेंट। यह पुलिस सेवा का शीर्ष अधिकारी होगा, शीर्ष अधिकारी, जिसे कहा जाएगा एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बस ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग देख सकते हैं एक स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कि भाई आपने नगर बसा लिए तो अब नगर का शासन प्रशासन कौन देखेगा? यानी कि एक प्रकार से यह नगर प्रशासन के लिए था कि भाई नगर की साफ सफाई की व्यवस्था है, वहां के प्रशासन की व्यवस्था है या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था है, कौन देखेगा? तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, आपके 1787 में मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गठित किया गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया गया, यानी कि पहला नगर निगम बना। ठीक है ना। और 1842 में, 1842 में बंगाल अधिनियम के माध्यम से बंगाल के लिए में एक एक्ट बनाया, बंगाल के नगर प्रशासन हेतु। तो बंगाल में जितने भी नगर हैं उनके प्रशासन के लिए बनाया गया। ठीक है ना। 1870 लॉर्ड मेयो ने वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, वित्तीय विकेंद्रीकरण। अब कहोगे कि ये क्या है? शुरू, यानी कि नगर निगम को वित्तीय सुविधाएं दी गई। यानी किस प्रकार की सुविधा? कि नगर निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करके अपना विकास कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट करके अपना विकास कर सकते हैं, कर संग्रह कर सकते हैं। एक तरीके से उनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना। और पूरी तरीके से लॉर्ड रिपन ने, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने इसे पूरी तरह लागू किया, यानी कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिए।
अधिकार दिए। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय संस्थाओं का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वायत्तता का जनक। भारतीय स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ऑटोनोमस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये रहा। तो कुल मिलाकर के ये है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक नीतियां। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसकी, संवैधानिक कंपनी के या सरकार के संवैधानिक विकास को लेकर के, ठीक है ना। ध्यान रखना, सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और इसी तरीके से सोचिएगा, जितना फैक्चुअल यहां पढ़ाया है उसका आधा भी नहीं पढ़ाना है ऑप्शनल में, और इसके माध्यम से हम 300 प्लस नंबर अपने सिक्योर करेंगे। और जीएस में भी इसके माध्यम से कम 5 से 10% नंबर बढ़ाएंगे। इतिहास में वो क्षमता है जो आपको ऑप्शनल में 300 प्लस तो नंबर दे ही सकता है, साथ के साथ आपके जीएस में 5 से 10% नंबर बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो जीएस के पुराने ढर्रे वाले क्वेश्चन नहीं पूछता, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। और वो एनालिटिकल अप्रोच तभी आएगी जब आप ऑप्शनल पढ़ लेंगे। और ऑप्शनल की हिस्ट्री क्यों ना लें, जब आपके जीएस से कम पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ने हैं थोड़े से एनालिटिकल तरीके से पढ़ने हैं, थोड़े से विश्लेषण करके, कहानी के तौर पर उसके कार्य कारणों को समझ करके, फैक्ट नहीं रखने। और इस तरीके से चाहते हैं कि आपको 300 प्लस नंबर आए, प्रॉपर आईएएस की पोस्ट मिले, जो आप सपना देखते हैं। तो दोस्तों जून 2026 के लिए जून बैच को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, जो कि आपके 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी कीजिए, अपनी सीट फिक्स कीजिए मेरे साथ में। और MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में कंप्लीट बैच आप ज्वाइन करिए, जिसमें मैं आपको तब तक गाइड करूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 300 से ऊपर नंबर दिलाऊं, डेली आंसर राइटिंग प्लस आपका टेस्ट प्लस आपकी अन्य सुविधाएं, जो मटेरियल है वो अल्टीमेट मटेरियल। आपको कोई बड़ी किताब नहीं पढ़नी है, ये मैं एश्योर करता हूं आपको। केवल एनसीईआरटी, मेरे क्लास नोट्स और मेरे प्रिंटेड नोट्स, बस, मोर देन एनफ। 300 प्लस नंबर यूं आएंगे, यूं करके। जब मैं खुद ला सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं ला सकते। तो जल्दी कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो यहां पर मुझे कांटेक्ट करिएगा, लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगा लीजिएगा। और क्लास की पीपीटी के लिए आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना अपडेशन के लिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।